नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। आज से हम लोग हिस्ट्री का नया सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें पहला वीडियो एंशियंट हिस्ट्री से होगा, जो कि आने वाले आप लोगों के बिहार दरोगा, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी में बहुत ही लाभ होंगे। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला चैप्टर दिया गया प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। इसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पर ही चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इंतु का। इसके साथ ही आगे देखते हैं, जैसे हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। सबका एक टाइम पीरियड दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस, 1837 ईस्वी में। इसी तरह वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश की इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के। तथा जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत। ये कभी कभी पूछ देता है साथियों, देख लीजिएगा। इसी तरह देखते हैं, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। खरष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति गुप्त वंश से। यहाँ 3 है वंश से संबंधित, जैसे मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, नारद स्मृति गुप्त वंश। प्रमुख अभिलेख और उनके शासक को देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से पूछता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त से, यह भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। तथा देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से, जो कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला है, देखते हैं, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयूकी नामक पुस्तक में। अरबी भाषा में पुस्तक किताब उल हिंद की रचयिता कौन है? अल-बरूनी। अगला पॉइंट देखते हैं, मोरक्को की यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय एमबीटी के दरबार में भारत आए थे। तुगलक ने उसे अपनी दिल्ली का गाजी नियुक्त किया था। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा किस राज की यात्रा को उल्लेख मिलता है? पांड राज की। मार्को पोलो द्वारा पांड राज की चर्चा जानकारी मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश से। इसी तरह कुछ चीनी यात्री भारत में आए थे, जो कि अक्सर इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। फाहियान आने का समय था 399 से 414 के ईस्वी के बीच में। इसका क्रम याद रखिएगा, पहले फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और ह्वेनसांग और इत्सिंग 3 चीनी यात्री थे। इसका क्रम याद रखिएगा, पहले फाहियान, तब ह्वेनसांग, लास्ट में इत्सिंग। सबका समय पीरियड याद रखिएगा। ये 300 से 400 के बीच में है, ये 6 से 6.5 या 700 के बीच में है, और ये 750 और 650 से 750 के बीच में है। इसका क्रम उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जैसे फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में, जो कि अपनी यात्रा वृत्तांत में सीयूक्यू नामक पुस्तक लिखा था। सीयूकी। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि तथा नीति का पंडित कहा गया है। इसी तरह इत्सिंग आया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में भानीगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सती प्रथा के बारे में। आगे देखते हैं, इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट ही देखेंगे दोस्तों, पहले ही आप लोग को बता दिए हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसी तरह देखते हैं, नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ से क्या मिला है? जैसे कब्र से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने की साक्ष्य बुर्ज होम से मिला है, जो कि कश्मीर में है। इसी तरह कृषि व पशुपालन के साक्ष्य
हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृत भंडारों का प्रमाण, यह सब गुफा कराल कश्मीर से मिला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़, जो कि हड़प्पा काल में भी मेहरगढ़ के साक्ष्य के बारे में चर्चा की गई है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की 2 किस्में की जानकारी मिली है। गेहूं की 3 किस्म और जौ की 2 किस्म की खेती की मिली है। इसी तरह कच्ची ईंटों के आयतकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन की जानकारी मेहरगढ़ से मिला है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। इसी तरह अगले इंपॉर्टेंट है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से धान की खेती का प्रमाण मिला है। इंपॉर्टेंट है धान की खेती का। राख के टीले पराये हुए बेल्लारी से जिले से मिले, संगनकलू से, कर्नाटक। इसी तरह इंपॉर्टेंट है आगे चौपानी मांडो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ ETC का साक्ष्य मिला। इसी तरह इंपॉर्टेंट है चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रायः हिरण की सींगे की निर्मित थी। दाओजली असम से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। इसमें इस पूरा चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही स्थल और उसका खोज कहाँ से क्या मिला है, इसी को देख लीजिएगा तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है अक्सर एग्जाम में। इसी तरह देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट। अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने कब सीखा था? नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? शिवालिक की पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिला है? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। हड़प्पा सभ्यता से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ स्थल और वो जहाँ से साक्ष्य की प्राप्ति हुई है उसको देखेंगे। हड़प्पा सबसे पहले देखेंगे। हड़प्पा किस नदी पे? हड़प्पा है रावी नदी के बाएं तट पे। इसी तरह मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दाएं तट पे। लोथल है भोगवा नदी पर। पहले तीनों को देख लीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। सबसे ज़्यादा लोथल से क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा जो कि मोंटगुमरी जिला पाकिस्तान में है, जिसका उत्खनन करता राय बहादुर दयाराम साहनी, यही पूछा जाता है। राय बहादुर दयाराम साहनी जो कि 1921 में खोजा था रावी नदी के तट पर। हड़प्पा से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या सब मिला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अन्न भंडार की खोज हड़प्पा से हुई है। इसी तरह कांस्य दर्पण और R37 कब्रिस्तान इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसी तरह मोहनजोदड़ो से देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि लड़काना जिला पाकिस्तान से है, जिसका उत्खनन करता है रखाल दास बनर्जी, जो कि 1922 में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और एक श्रृंगी वाले पशुओं, कम से कम ये 2 को याद रखिएगा, स्नानागार और अन्न भंडार की जानकारी भी मोहनजोदड़ो से मिला है। इसी तरह लोथल जो कि अहमदाबाद जिला गुजरात में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका खोज रंगनाथ राव ने किया था, जो कि भोगवा नदी के तट पर। इसका लोथल कौन नदी पर? भोगवा नदी के तट पर पूछा जाता है। लोथल से गोदीवाड़ा, अग्नि वेदिका, हाथी दांत। इसी तरह चावल व बाजरे से दुमुहे राक्षस का अवन फारस की मोहरे की जानकारी मिली है। 3 युगित समाधि इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 3 युगित समाधि कालीबंगन से भी मिला है, ऑप्शन कालीबंगन भी ले लिया जाता है, लेकिन सबसे पहले लोथल दीजिएगा आंसर। 3 युगित समाधि। इसी तरह आगे देखते हैं चोहंदरो जो कि सिंध पाकिस्तान में है, जिसका उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मेके व NG मजुमदार है। 1931 सिंधु नदी पर। मनके बनाने के कारखाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक, महिला का जितना भी फैशन का सामान है वो अक्सर चोहंदरो से ही मिला है। मनके बनाने के कारखाने इंपॉर्टेंट है और लिपस्टिक की जानकारी। इसी तरह देखते हैं आगे कालीबंगा, जो कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, जिसका उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, ब्रजलाल और BK थापड़ है। हड़प्पा मूलतः घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। हड़प्पा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जूते हुए खेत की साक्ष्य। जूते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ, समतल काले रंग की चूड़ियाँ मिला हड़प्पा से। इसी तरह अगला देखते हैं राखी गढ़ी भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हिसार हरियाणा से है, जिसका उत्खनन करता सूरजभान। राखी गढ़ी भी घग्गर नदी के किनारे है।
ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा की जानकारी मिली है, जो कि वर्तमान भारत में सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर में अगर हड़प्पा की सबसे बड़ा स्थल की बात की जाए तो वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन वर्तमान भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अगला पॉइंट है, अगला कोट दीजी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। कच्चे ईंट के मकान की जानकारी मिली है। इसी तरह बनवाली से क्वेश्चन आता है, हरियाणा, हिसार हरियाणा। इसकी उत्खननकर्ता RS विष्ट, जिसे रविंद्र सिंह विष्ट कहा जाता है। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिट्टी का हल का खिलौना बनवाली से मिला है। जौ के साक्ष, ये ETC। रोपर, जो कि रूपनगर पंजाब में है, जिसका उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे तांबे की कुल्हाड़ी की खेती, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिला है। साथ ही मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी रोपड़ पंजाब से मिला है। सबसे ज़्यादा ये याद रखिएगा, रोपड़ कौन नदी के किनारे पर है? सतलज नदी के किनारे पर। यज्ञदत्त शर्मा खोजा था जिसको। रंगपुर भादर नदी या मादर नदी के किनारे पर स्थित है। इसी तरह आलमगीरपुर, जो कि यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिला है यहीं से। इसी तरह देखते हैं सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो कि दास्क नदी पर स्थित है। इसी तरह मांडा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। जगवती जोश इसके उत्खननकर्ता माने जाते हैं। इसी तरह आगे देखते हैं सुतका कोह, जो कि पेरिन बलूचिस्तान नहीं पूछा जाता है ये सब। ऊपर वाला तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुतकोकदा, जो कि गुजरात में है, जिसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। कलश समाधान और घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, ETC की जानकारी सुतकोकदा से मिला है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसी तरह चोहंद्रो कौन नदी पर है? सिंधु नदी पर, ये याद रखिएगा। कालीबंगा और राखीगढ़ी, यहाँ से दो, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़, जो कि पंजाब के रूपनगर में सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे बिहार दरोगा हो कि NTPC हो कि ग्रुप D हो या अन्य कोई एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। अच्छा से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम अगला चैप्टर, वैदिक काल में भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। सिर्फ वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द, जैसे आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। जैसे गाय का प्राचीन नाम अधन्या था, राजा का गोप, अतिथि का गोहन या गोहनता, धनी व्यक्ति का नाम है गोमत, युद्ध को गविष्ठ कहा जाता था, पुत्री को दुहिता, इंपॉर्टेंट है, अनाज को धान्य और मरुस्थल को धन्य, याद रखिएगा। अनाज को धान्य नया संजू और मरुस्थल को नौवा संजू धन्य है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा, पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य और हल से बनी नालिका को सीता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह देखते हैं आगे, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित था? तो भारतीय दर्शन पर। यह भी याद रखिएगा। यह त्रयी नाम किसके लिए प्रसिद्ध है? 3 वेद के लिए, मूलतः ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद की चर्चा नहीं की गई है, अथर्ववेद नहीं की गई है त्रयी वेद में। इसी तरह आगे देख लेते हैं हम लोग, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता सावित्री का चर्चा की गई? नमा मंडल में। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में किया गया है, कठोपनिषद में। मोक्ष प्राप्ति के साधन पर चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में। इसी तरह देखते हैं, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल में 2 संस्थाओं को राजा पर नियंत्रित होता था, उसे क्या कहा जाता था? सभा, समिति, जो कि सभा उच्च व्यक्तियों के लिए होता था और समिति निम्न व्यक्तियों के लिए होता था।
वैदिक देवताओं को पुरोहित में किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था वैदिक काल में। अगला है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु परिवर्तित काल में इसका प्रयोग सिक्का के रूप में होता था। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक के समय निष्क मतलब आभूषण के रूप में होता था, लेकिन वही परिवर्तित काल में सिक्के के रूप में निष्क का प्रयोग होता था। इसी तरह इंपॉर्टेंट वेद ऋग देखते हैं किसमें क्या दिया गया है, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन रहने की संभावना ज़्यादा रहता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। सबसे पहले देखते हैं अधियता। ऋग्वेद के अधियता होत्री को माना जाता है, यजुर्वेद के अर्ध्यों को माना जाता है, सामवेद को उद्गाता। सामवेद वैसे संगीत का वेद है, उद्गाता गाता लगा हुआ है इसमें। अथर्ववेद को ब्रह्मा। इसमें अगला देख लेते हैं इसके संबंधित और जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें इम्पोर्टेंट आपको अर्ण्यक। ऋग्वेद के अर्ण्यक को ऐतरेय और कौशकित्की कहा जाता था। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशकित्की, यजुर्वेद को तैतरनीय और विरुद्धायन कहा जाता था। सामवेद को जेमिनी या छंदोग्य कहा जाता था। इसी तरह से इम्पोर्टेंट है इसमें और एक पॉइंट, उपवेद या प्रवर्तक। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ऋग्वेद का होता है आयुर्वेद। इसी तरह यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद। यजुर में भी दुर्हुका लगा हुआ है, धनु में भी दुर्हुका लगा हुआ है, देख लीजिएगा, जिसे विश्वामित्र कहा जाता था, प्रवर्तक थे इसका। सामवेद में गंधर्व वेद, सामवेद और गंधर्व वेद, वो जैसे गला से गाया जाता है तो गंधर्व। अथर्ववेद का है शिल्प वेद, जिसे विश्वकर्मा कहा गया है। पारसियों के ग्रंथ में जिंदा अवस्था में जिस अहुरजमदा का वर्णन किया गया उसे असुरों का देवता कहा गया है। इसी तरह देखते हैं ऋग्वेदिक नदियाँ, प्राचीन और आधुनिक नाम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है। वितास्ता का आधुनिक नाम है झेलम, विपाशा का व्यास, द्रुसदत्ती का नाम है घग्गर, जिसे चेतांग नदी भी कहा जाता था, कुम्भरू का कुर्रम, कुंभा का काबुल, सदानीरा जो कि अक्सर एग्जाम में रहता है, सदानीरा को गंडक, अस्किनी को चेनाब, शत्रुध्री को सतलज, गोमल को गोमती। यही याद रखिएगा, सदानीरा, अस्किनी और इम्पोर्टेंट जो है बता देते हैं, गोमल को गोमती, सिंधु को सिंध, सरस्वती को घग्गड़, सरस्वती को घग्गड़ और सुवास्तु को स्वास्थ्य। अगर याद रखिएगा, वैसे प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी बना लीजिएगा। जैसे वितास्ता का एक अलग नाम है झेलम, विपाशा का एक अलग नाम है व्यास, तो इसको याद रखिएगा यहाँ पे 2 गो। और यहाँ सदानीरा और अस्कनी, सदानीरा को गंडक और अस्कनी को चिनाब कहा गया है। अगले देखते हैं हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में 2 से 3 रहबे करता है, तो अच्छा से देखिएगा, रहता ही है। जैसे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जिसे आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता था। तीर्थकर शब्द का किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अनेकतावाद किस धर्म मूल सिद्धांत का एवं दर्शन है? जैन धर्म का। इसी तरह देखते हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री सेनापति चामुंड राय, याद रखिएगा, चामुंड राय ने 974 ईस्वी को श्रवण बेलगोला के पास जिन की मूर्ति का निर्माण करवाया था, जिसे बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति कहा गया है। याद रखिएगा, बाहुबली और गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? चामुंड राय, जो कि गंग वंश के सेनापति थे। इसमें अगला आगे दिया गया है, यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न सिद्धांत, याद रखिएगा, त्रिरत्न सिद्धांत, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान की चर्चा जैन धर्म में की गई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुल गोसाल को माना जाता है। अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय है? जैन धर्म का। आगे इसी तरह देखा जाए, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई? अर्धमगही में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? अर्धमगही में। पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध के क्षेत्र में माना जाता है? सम्यक शिखर। इंपॉर्टेंट है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन
के पश्चात निर्मित श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखते हैं इंपॉर्टेंट जैन संगीतियाँ। मूलतः जैन संगीतियाँ दो हुआ था। प्रथम हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में और द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी पूर्व में। इसका जगह याद रखिएगा, पाटलिपुत्र बिहार, एक है वल्लभी गुजरात। प्रथम जैन संगीत का अध्यक्ष था स्थूलभद्र और द्वितीय का था क्षमा शर्मन। दो है, उसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखते हैं महावीर स्वामी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम के निकट। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात क्षत्रिय कुल से था, इंपॉर्टेंट है। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल, याद रखिएगा, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से है। इसका कुल कभी कभी पूछा जाता है। इसी तरह देखते हैं माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी का नाम यशोदा, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा है, उसमें ज़्यादा यशोधरा लगा हुआ है, लेकिन महावीर के पत्नी का नाम यशोदा है, जो कि कुंडलीय गोत्र के थी। इसी तरह पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। प्रमुख उपाधि केवल्य, केवल का मतलब कभी कभी पूछा जाता है। केवल का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति वाला व्यक्ति। जिन का मतलब विजेता, निग्रंथ का मतलब बंधन रहित और अहर्त का मतलब पूज्य। इसी तरह देखते हैं निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगीर के बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में प्राप्त किया था निर्वाण की प्राप्ति। याद रखिएगा, जन्म है 540 ईस्वी और निर्वाण की प्राप्ति 468 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह अगला फैक्ट देखते हैं, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन संगीति दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी, इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम याद रखें। कौशाम्बी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में। बराबर की गुफा का निर्माण किस लिए किया जाता था? आजीविकों के लिए। आगे देखते हैं, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य, इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ 4 महाव्रत दिए थे, लेकिन 5वां दिए थे ब्रह्मचर्य महावीर के द्वारा। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य और अस्तेय, चोरी न करना, संपत्ति न अर्जित करना एवं ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत की शिक्षा दी थी। जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र की रचयिता को भद्रबाहु कहा गया है। जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसी तरह देखते हैं अगला, जैन संप्रदाय विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि याद रखिएगा स्थूलभद्र के अनुयायी कौन थे? श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसी तरह भद्रबाहु दिगंबर कहलाए। कुछ जैन तीर्थंकर का क्रम देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले एसआई के एग्जाम में पूछा गया था पीटी में। शुरू से 5 कम से कम याद रखिएगा, शुरू से 5 और अंतिम से 5। जैसे प्रथम था ऋषभदेव, जो सबको पता रहता है। द्वितीय अजितनाथ, ये भी पता रहता है, लेकिन पूछता है कौन? तृतीय, जो कि संभवनाथ है। याद रखिएगा, निमोनिक्स के रूप में तृतीय पूछा जा सकता है, मतलब संभव है। अगर तीसरे स्थान पे बोलिएगा तो संभव है, मतलब संभवनाथ। अगर पूछ दिया तो चौथा अभिनंदन, अगर पूछ दिया तो अभिनंदन कीजिएगा। 5 नंबर में है सुमितनाथ। फिर से देख लीजिए, प्रथम है ऋषभदेव, द्वितीय है अजितनाथ, तृतीय है संभवनाथ, चतुर्थ है अभिनंदन और 5वां है सुमितनाथ। प्रथम याद रहता है तो पहले अ फिर स, फिर अ फिर स, याद रखिएगा। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन और सुमितनाथ। बीच में चौथा आ गया अभिनंदन, नहीं तो बीच में तीनों में नाथ लगा हुआ है। इसी तरह हम बोल देते हैं क्रम से। सुमितनाथ सुमितनाथ 5वां है। छठा है पदम प्रभु, 8वां है चंद्र प्रभु, 10वां है शीतलनाथ। ये सब उतना नहीं पूछे जाने की संभावना है। शुरू से 5 को याद रखिएगा और अंतिम से कम 20 से याद रखिएगा। 20वां है मनु सुब्रत, 21वां है नेमिनाथ, क्वेश्चन पूछा जाता है नेमिनाथ। 22वां है अरिष्टी नेमी और 23वां है पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर।
फिर से इसको देख लीजिएगा वीडियो रिवाइंड कर करके। अगर ज़्यादा टाइम वीडियो लंबा बनेगा तो इसको स्पीड करके 1-2 बार देख लीजिएगा, तो निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आने का संभावना कुछ ज़्यादा है। इसी तरह देखते हैं बौद्ध धर्म। जैन धर्म पूरा देख लिए हैं, बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम किस रूप में संकलित है? त्रिपिटक के रूप में। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाली बौद्ध संप्रदाय कौन थे? महायान। याद रखिएगा, महायान शाखा ईश्वर के रूप में बुद्ध को पूजते थे। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे दोनों भागों में विभाजित था? द्वितीय संगति। इसी तरह देखते हैं बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन के समय। याद रखिएगा, बुद्ध किसके समय कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के समय। इसी तरह बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियां का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन में भी पड़ता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है: दुख, दुख समय समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इसी तरह इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्नी द्वयी स्तंभ लेख में। आगे इसी तरह देखते हैं बुद्ध की स्वार्धिक मूर्ति गांधार शैली से है और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा शैली में है। स्वार्धिक गांधार शैली, जबकि प्रथम प्रतिमा मथुरा शैली में है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में स्वार्धिक मौलिक अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा में। आगे देखते हैं भारतीय कला में बुद्ध जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश। बुद्ध गया के महाबोधि मंदिर का सबसे संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से। स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, तो इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति का ही संकेत वहाँ पे दिया गया है महाबोधि मंदिर के रूप में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आगे देखते हैं बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि क्वेश्चन में आने की संभावना ज़्यादा रहता है। बुद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिसका जन्म 563 ईस्वी में है। याद रखिएगा, जन्म 563 ईस्वी में। कहाँ? लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। पिता का नाम है शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम महामाया देवी, जो कि कोल्य गणराज की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। पत्नी का नाम यशोधरा, जो कि कोल्य गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम राहुल, सारथी चना, घोड़ा का नाम कंथक। याद रखिएगा, घोड़ा का नाम क्या था? बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक। ज्ञान की प्राप्ति गया, बोध गया बिहार, जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है। निरंजना नदी का दूसरा नाम है फाल्गु नदी। याद रखिएगा, फाल्गु नदी। प्रथम उपदेश ऋषिपत्नम सारनाथ। याद रखिएगा, ऑप्शन में सारनाथ रहता है, लेकिन ऋषिपत्नम नाम भी याद रखिएगा। शिष्य आनंद और उपाली 2 थे। आगे देखते हैं जीवन का अंत। इंपॉर्टेंट है जीवन का अंत, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा का दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, जन्म 563 BC और मृत्यु 483। इसके दोनों में 3-3 है, याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन में कौन सी संघ प्रमुख बना? देवव्रत। याद रखिएगा, देवव्रत। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा का पूजन किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। जबकि प्राचीन विश्वविद्यालय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला, जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र परिवर्तन से। इसी तरह बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी? वैशाली में। याद रखिएगा, वैशाली में
स्त्री को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दी गई थी। पहले स्त्री को प्रवेश नहीं दिया जाता था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे। इसी तरह कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बौद्ध संगीतियाँ, जो कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है शायद। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, याद रखिएगा। प्रथम 483, द्वितीय 383 है शायद, और तृतीय 250 और चतुर्थ 98 BC। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्थान। स्थान का ट्रिक है रावे पाकू। रावे पाकू। प्रथम हुआ था राजगिरी, द्वितीय हुआ था वैशाली, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र, चतुर्थ हुआ था कुंडली ग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कुल्डन वन। इसी तरह इसका शासक का भी याद रखिएगा, शासक अका अक। इसके शासक का नाम है ट्रिक है अका अक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और से अजातशत्रु, क से कालाशोक, और से फिर अशोक है, और क से कनिष्क है। इसके अध्यक्ष का भी ट्रिक याद रखिएगा, मसमेव। पहला वैसे महाकश्यप, ठीक, मसमेव है। महाकश्यप, सवाकमीर और मेघलीपुत्र तिस और वसुमित्र हुआ है। इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीतियाँ से क्वेश्चन रहता ही है, याद रखिएगा। रावे पाकू जो कि स्थान के लिए है, अका अक जो शासन के लिए है, और अध्यक्ष के रूप में मसमेव, महाकश्यप, सवाकमीर और मेघलीपुत्र वसुमित्र। आगे देखते हैं। इसी तरह नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? माध्यमिक संप्रदाय से। इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में पूछा जाता है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्माण किया गया था? जापानियों के द्वारा। एशिया का ज्योतिषपूर्ण, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक को था? नागार्जुन। इसी तरह देखते हैं आगे। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। इंपॉर्टेंट है। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म में किस मत में विश्वास करते थे? याद रखें, इंपॉर्टेंट है। दोनों, कर्म और पुनर्जन्म में दोनों का विश्वास था। इसी तरह देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? कुषाण के काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा था? नागार्जुन को। आगे देख लेते हैं। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनाया था? बिंबिसार। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने बुद्ध का लालन पालन भी की थी। बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ व्यतीत किए थे? इंपॉर्टेंट है, अंतिम वर्षा इंपॉर्टेंट है, वैशाली में। आगे देख लेते हैं, बुद्ध के जीवन की घटना एवं उनके प्रतीक। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। जैसे हाथी का प्रतीक है गर्भ में, जब बच्चा गर्भ में रहता, हाथी का प्रतीक। जन्म का कमल, निर्वाण का पद चिन्ह, धर्म चक्र परिवर्तन का चक्र, प्रथम प्रवचन का चक्र, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन सांड, समृद्धि शेर, मृत्यु स्तूप और गृह त्याग घोड़ा। जन्म याद रखिएगा गर्भ हाथी से, जन्म कमल से और पद चिन्ह निर्वाण से, प्रथम प्रवचन चक्र से, ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि वृक्ष, जो कि बुद्धि वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को। इसी तरह यौवन मतलब सांड, समृद्धि मतलब शेर, मृत्यु स्तूप, जब पहले के व्यक्ति मरते थे तो स्तूप के रूप में रखा जाता था, गृह त्याग घोड़ा। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबंधित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोषद का आचरण कौन थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकेश्वर को किस अन्य नाम से जानते थे? पद्मापनि के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। याद रखिएगा, सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में।
बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या है? बुद्ध का प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे। इस तरह अगला पॉइंट देख लेते हैं। वर्जियान बौद्ध धर्म की बुद्ध संगिनी को कहा जाता है, तारा को। महासंघिक के अनुसार जीव किससे संबंधित है? नव धर्म से। बौद्ध में त्रिरत्न को में क्या शामिल था? बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न याद रखिएगा, वहां पे त्रिपिटक था, यहाँ पे त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ। इसी तरह देख लेते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है? इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रत्यक्ष उत्पाद याद रख लीजिए, देख लीजिएगा। त्रिपिटक से क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा, त्रिपिटक से, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधन पिटक। याद रखिएगा, इसके विषय के बारे में पूछा जाता है। जैसे बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन किस पिटक में है? तो सुत्त पिटक में। बुद्ध के आचरण और विचार के नियम और निषेध विनय पिटक में। और बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसी तरह शैव एवं भागवत धर्म। शैव और भागवत धर्म में आप लोग इस साइड वाला देख लीजिएगा, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट ही सिर्फ बताते जा रहे हैं। लास्ट टाइम रिवीजन करना है तो सिर्फ अच्छा पॉइंट रिवीजन कीजिए, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहता है। जैसे प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। जैसे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के गौतम। योग दर्शन के पतंजलि। वैश्विक दर्शन के कनाद या उल्लुक। मीमांसा के जेमिनी। वेदांता जिसे उत्तरी मीमांसा भी कहा जाता है, बादनारायण। याद रखिएगा, पूर्वी मीमांसा के बारे में पूछा जाए तो जेमिनी, जबकि उत्तरी मीमांसा के बारे में पूछा जाए तो बादनारायण। इसी तरह देखते हैं आगे यहाँ संप्रदाय और संस्थापक से है। एक ही इंपॉर्टेंट है, आजीवक, जो कि मखलीपुल गोसाल इसके संस्थापक है। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। बस इतना ही काफ़ी है। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। याद रखिएगा, नयनार शैव धर्म से संबंधित है। आगे देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। अलवार संतों की संख्या 12 थी, जिसमें अंडाल नामक महिला इसमें शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, विक्रमांक या परम भागवत इत्यादि का उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर पिछला SI मेंस में आया था क्वेश्चन, विक्रमादित्य उपाधि से जोड़कर, विक्रम संवत से संबंधित। इसी तरह देखते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजनीतिक दशा। इसमें जो 16 महाजनपद दी गई है, इसकी राज्य और इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, महाजनपद और इसकी राजधानियाँ। यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में रहता है निश्चित रूप से। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिएगा 6ठी ईस्वी पूर्व की बात की जा रही है, 6ठी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में, जिसमें महाजनपद है। देखते हैं, जैसे अंक का राजधानी है चंपा, याद रखिएगा, सिर्फ चंपा। BPSC में पिछला बार पूछा गया था। मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगिरी, जो कि ऑप्शन ई में था। ऑप्शन AM दिया गया था पाटलिपुत्रा, जो कि फंसाने के लिए दिया गया था। तो अच्छा से याद रखिएगा, मगध का गिरिव्रज और राजगिरी। मल का कुशीनाड़ा, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, जिसे अयोध्या कहा जाता है वर्तमान में, फैजाबाद में स्थित है। पंचाल का अहिर छत्र। अगर इन डिटेल जाइएगा तो पंचाल, उत्तरी पंचाल का है अहिर छत्र और दक्षिणी का है कामपिल्य, दक्षिणी का कामपिल्य। कुरु का इंद्रप्रस्थ, वज्जी का विदेह या मिथिला, मत्स्य का विराट नगर या जयपुर, वत्स का कौशाम्बी, सुरसैन का मथुरा, चेदी का सत्यवती या सुक्तिमती, अस्मक का पोतन या पोटली, अवंती का उज्जैन, याद रखिए, उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी का महिष्मती। गंधार का तक्षशिला, जो कि एकमात्र भारत के बाहर है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है गंधार। कंबोज, जो कि इसकी राजधानी है हाटक। आगे देखते हैं हम लोग,
आगे है मौर्य वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। वृहद स्तर पर मौर्य वंश से पहले कोई भारत पर पूरा शासन नहीं था। प्रथम था चंद्रगुप्त मौर्य किया था। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य भी था। सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त में किया गया है। इसी तरह आगे देखते हैं। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक दोनों की चर्चा की गई है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस की तुलना किससे की गई है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की गई है। इसी तरह देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रमहल मुख्यतः किसकी बनी होती थी? लकड़ी के। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वह किस भारतीय राजा के समय पारित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसी तरह देखते हैं, बिंदुसार मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार से सीरिया नरेश एंटियोकस से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार से। आगे देखते हैं, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट जस्टिन ने किया था। सेंड्रोकोटस, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है, सिकंदर की भेंट की वर्णन इतिहासकार जस्टिन ने किया था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासकीय ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था चंद्रगुप्त मौर्य। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उद्गोलम 4 अभिलेख में अशोक का नाम वास्तविक नाम मिलता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। मौर्य तीर्थ या अधिकारी किसको क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सबसे उच्चतर अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। देखते हैं, मंत्री या पुरोहित प्रधानमंत्री प्रमुख अधिकारी कहलाते थे। युवराज को राजा का उत्तराधिकारी, सानिधिता को कोषाध्यक्ष, याद रखिएगा, सानिधिता कोषाध्यक्ष, समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। इसी तरह मंत्री परिषदाध्यक्ष को मंत्री का अध्यक्ष कहा जाता था। प्रदेष्टा को फौजदारी न्यायालय कहा जाता था। इसी तरह इंपॉर्टेंट सिर्फ देखिए, सेनापति को सेनाध्यक्ष जो सैन्य कमांडर होता था। नगर का सर्वोच्च अधिकारी को नागरिक कहा जाता था। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य माप तौल था। दक्कन पर विजय किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट का चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसी तरह देखते हैं, अधिकारी और विभाग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहने की संभावना रहता है। अधिकारी और विभाग, जैसे कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहा जाता था। खानों का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष कहा जाता था। मुद्रा विभाग का अध्यक्ष लवनाध्यक्ष कहा जाता था। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुद्रा लवनाध्यक्ष। व्यापारिक कर का प्रधान शुल्काध्यक्ष। पासपोर्ट का अध्यक्ष मुद्रा अध्यक्ष। याद रखिएगा, पासपोर्ट जब पूछा जाए तो उसमें मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता था, जबकि मुद्रा विभाग का प्रधान को लवनाध्यक्ष कहा जाता था। व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष को स्वास्थ्याध्यक्ष कहा जाता था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह देखते हैं, अशोक की उपाधियां पूछा जाता है। अशोक मास्की लघु शिलालेख से अशोक मिला है। देव नाम प्रिय या अशोक राजा गुर्जर लघु शिलालेख से। इसी तरह देखते हैं, अशोक मौर्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। प्रियदर्शिका ब्राह्मण की गुफा से। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें अशोक वर्धन, जो कि पुराण में कहा गया अशोक वर्धन, जिसके पास भी एनसीईआरटी का सार संग्रह होगा। कृपया एग्जाम से पहले 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार 72 क्वेश्चन में से
लगभग 65 प्लस क्वेश्चन मेंस में यही से आया था, इसी बुक से। आगे देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में सबसे पहले देख लीजिएगा मौर्योत्तर कालीन विदेश आक्रमण कौन कौन था, इसका क्रम पूछा जाता है। आक्रमणकारी का करण है, पहले आया था हिंद यूनानी, जिसे विक्टोरिया शासक भी कहा जाता था। उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण, सबसे लास्ट में कुषाण। याद रखिएगा, पहले हिंद यवन जिसे विक्टोरिया भी कहा जाता था, शक और पहलव, और लास्ट में कुषाण। सर्वप्रथम सोने के सिक्के की जानकारी कुषाण शासक विम कडफिसेस को दिया जाता है। आगे गुप्त काल। गुप्त काल आप लोग क्रमिक रूप से देख लीजिएगा, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट का ही चर्चा करते जाएंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना है। गुप्त राजवंश का प्रथम संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का अवधि 275 से 5 ईस्वी था। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता था? गुप्त काल को। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत इंपॉर्टेंट है, ऐसा में पूछा गया सवाल है मेंस में। गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक राजा भी एक अन्य नाम से देवगुप्त के नाम से जाना था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारी किस पत्तन से होता था? ताम्रलिप्ति से। याद रखिएगा, गुप्त काल में बंदरगाह का नाम क्या था? ताम्रलिप्ति। इसी तरह देखते हैं, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति बनाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। किस शासक को शक विजेता कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के कारण इसे विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। और क्वेश्चन यही पूछा गया था असाइनमेंट्स में, जो कि एक क्वेश्चन विवादित के रूप में भी था। आगे देखते हैं गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। जैसे आदिराज या महाराज की उपाधि श्रीगुप्त को दिया गया था। विक्रमादित्य या विक्रमांक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। पराक्रमांक उपाधि समुद्रगुप्त को। महेंद्र द्वितीय की उपाधि कुमारगुप्त को। और महाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को दिया गया था। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। महासेनापति अधिकारी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दान विभाग का अधिकारी को क्या कहा जाता था? अग्रहारिक। दान विभाग को अग्रहारिक कहा जाता था। आगे देखते हैं, न्यायाधीश को महादंड नायक भी कहा जाता था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को दंड पार्षिक कहा जाता था। आगे देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय जो स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में नव विद्वान का एक समूह था, नवरत्न निवास करता, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छत्रक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, इंपॉर्टेंट है, घट करपक, वरामहीर, वरुरुचि जैसे विद्वान थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी में सबसे फेमस नवरत्न में कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह और वरामहीर रहते थे। अगला है, शक और गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर था? 242 वर्ष। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम से जाना जाता था? रूपक। याद रखिएगा, स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। स्वर्ण को दिनार और चांदी के रुपया को रूपक कहा जाता था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण को दिनार और चांदी को रूपक कहा जाता था। मध्य प्रदेश की रीवा जिले में स्थित सुपड़िया का लेख गुप्त वंश के घटोत्कच वंश को कहा गया है। देखते हैं गुप्तेतर काल, इंपॉर्टेंट है। गुप्तेतर काल से भी क्वेश्चन आ जाता था। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक किस शासक को माना जाता है? नागभट्ट प्रथम, जो कि ग्वालियर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट शासक का संस्थापक किसे माना जाता है? दंती दुर्ग को। देख लीजिएगा इसको लाइन बाय लाइन आप लोग। सिंहनाद किसे कहा जाता था? सेनापति को। कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान। सामंत या महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था। इसी तरह इंपॉर्टेंट में
हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग अपने से कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। कुछ जहाँ जहाँ हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ वहाँ हम अपने कर दे रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा, एक से दो बार देख लीजिएगा तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा निश्चित रूप से। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में देखिए यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन कितना है, क्या पूछा गया है। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा। जबकि अगर ओवरऑल प्राचीन काल में कहा जाए तो तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है सबसे प्राचीन है, जो कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो कि मौर्य वंश के समय ही स्थापित किया गया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमार गुप्त के समय किया गया था, गुप्त वंश में, जो कि भारत के लिए सबसे प्राचीन है। भिन्न माल की यात्रा चीनी यात्री ने की थी, कहाँ की? ह्वेनसांग की। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हर्ष का तीन नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद के रचयिता माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। किस शासक में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना को भारत में प्रसार हुआ था? उत्तर गुप्त काल में। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। हर्षवर्धन किसको चीन भेजा था? पुष्यभूति वंश को। चीन में दूध भेजने वाले शासक हर्षवर्धन भी चीन भेजा था, नरसिंह वर्मन द्वितीय भी भेजा था, यशोवर्मन भी भेजा था कन्नौज नरेश को, कुलोत्तुंग प्रथम भेजा था चोल वंश के। इंपॉर्टेंट है, मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन, याद रखिएगा सुदर्शन झील का निर्माण पहले पूछा जाएगा, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, जो कि काठियावाड़ में स्थित है। का जीर्णोद्धार किस शासक ने किया था? रुद्रदामन ने। आधुनिक समय में इसका जीर्णोद्धार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। प्राचीन स्थापत्य कला जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, ये समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है और यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम अगर 2 दिन बाद है तो ये सब फैक्ट रिवीजन करके जाइएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा ही। यहाँ से पॉइंट देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? शिव के लिए। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन से संबंधित है, इसका निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृति व मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछता है कौन सा मंदिर सभी धर्मों के लिए था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों के लिए था एलोरा की शैलकृति गुफाएं। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, काठमांडू, जहां की 2015 में भूकंप आया था। भूकंप के कारण पशुपतिनाथ मंदिर का नष्ट हो गया था। बौद्ध गुफा मंदिर में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में किन शासक के द्वारा निर्माण किया गया था? राष्ट्रकूट शासक। प्रसिद्ध नेमी सारनीय तीर्थ किस जनपद से है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। आगे देखते हैं, शैलकृत मंदिर स्थापित का आश्चर्य किसे माना गया है? कैलाश मंदिर एलोरा में, एलोरा के। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिर को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासक को जाता है। एलिफेंटा राष्ट्रकूट शासक जो कि स्वयं धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस प्रथम के द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षक माना जाता है? जैन धर्म को। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर सेट सब में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। काला पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। इसी तरह आगे देखते हैं, भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में है? नागर शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत व बहुमंजिला भवन से। आगे इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा था। चट्टानों को काटकर महाबली मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? पल्लव के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नगर में तक्षशिला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम। याद रखिएगा, सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला है। आगे देखते हैं,
ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ सेनानी कहाँ का स्थित है? मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। आदि शंकराचार्य ज्योतिष पीठ उत्तराखंड में, शारदा मठ द्वारका में, गोवर्धन मठ पुरी में, वेदांता मठ संग्रेनी में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत की संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन का शब्द किससे निर्दिष्टित है? मंदिर की रचना से। गंगे चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? राजेंद्र चोल के द्वारा। राजा चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। बोरोबुदुर प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। इंपॉर्टेंट है, आगे देख लीजिएगा आप कौन मंदिर कहाँ पे है, उतना एग्जाम में नहीं आता है यहाँ से। माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर का प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान। जो कौन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। राजस्थान के सिरोही जिला में। लास्ट 2 पेज और है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम। चालुक्य वंश के सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? चोल शासक। मामल्लापुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश ने किया था? पल्लव ने। इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पांड्य राजा किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के लिए, याद रखिएगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवी कृति किस आकार की है? चतुर्भुज। इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व के श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की कांस्य की मूर्ति स्थित है। कवि कालिदास के नाम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? एरन के एहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। किस राजवंश के शासक ने अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट संगमकालीन प्रमुख साहित्य। इंपॉर्टेंट है, तिरुकुरल या कुरल तिरुवल्लुर के द्वारा रचनाकार किया गया था। उसी तरह देखते हैं तोल्कापियर के द्वारा। जीवक चिंतामणि तिरुकत्वा देवर के द्वारा, देख लीजिएगा। शिल्पाधिकारम इंग्लो आदिगल के द्वारा। बस इतना याद रखिएगा, तिरुकुलर, तोल्कापियम, जीवक चिंतामणि और शिल्पाधिकारम, यही पूछा जाता है। और देख लीजिए मणिमेखलम शितलेस्त्रान के द्वारा। मरुगणपाद्या नकीरर के द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रमुख राजवंश और राजधानियां। इंपॉर्टेंट है, VVI। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, इसकी राजधानी तंजौर। पल्लव की संस्थापक सिंह विष्णु, इसकी राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट के दंतीदुर्ग, मानखेत। होयसलन के विष्णुवर्धन, द्वार समुद्र। काकतीय के बीटा प्रथम, अमकोंड। आगे देखते हैं गंग वंश के ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इसकी राजधानी है मुंगेर। सेन वंश के सामंत सेन, राजधानी है लखनौती। पांड्य के मदुरै, जिसके संस्थापक है नोडियन। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी है कन्नौज, जिसके संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। चालुक्य, याद रखिए, चालुक्य है कल्याणी, बदामी और बेंगी, 3 गो चालुक्य है। कल्याणी का तेलप द्वितीय, बदामी का जयसिंह प्रथम, बेंगी का विष्णुवर्धन। गढ़वाल वंश का संस्थापक है चंद्रदेव, इसकी राजधानी है वाराणसी। सोलंकी का मूलराज प्रथम, अहिनवाड़ा। परवार वंश का उपेंद्र और इसकी राजधानी है धारानगरी। कलचुड़ी का ककोलल, इसकी राजधानी है त्रिपुरी। लास्ट इंपॉर्टेंट है चौहान, जो कि इसके संस्थापक को वासुदेव को माना जाता है, जिसकी राजधानी है अजमेर या अहिर छत्र। लास्ट है चंदेल वंश, जिसका संस्थापक ननहुक को माना जाता है, जिसकी राजधानी है खुजराहो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। ग्राम, अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से अभिलेख किन शिलालेख से मिले हैं? उत्तर मेरूर। आगे देखते हैं किसके कार्यकाल में चीन ने 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम के।
बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम, जो कि नौसेना का शक्ति के विस्तार सबसे ज़्यादा इसी समय हुआ था। संगम साहित्य में दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता, किसमें? कदम में। क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। कविताओं धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में। आगे देखते हैं, कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? वनवासी। इंपॉर्टेंट है, वनवासी। कदम राज्य की स्थापना मयूर शरवण के द्वारा कदम्बों की 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता अस्थायी रूप से की थी। लास्ट पेज है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भी कर लीजिएगा इस पेज को। हिंदू विधि को एक प्रसिद्ध पुस्तक दैवभाग के रचयिता जीतूवाहन। इंपॉर्टेंट है, जीतूवाहन। मेरुतुंग रचित प्रबंधक चिंतामणि के गुजरात के शासक के बारे में किया गया। आर्यभट्ट कौन थे? याद रखिएगा, आर्यभट्ट गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्र भी थे। फिर से बोल दे रहे हैं, आर्यभट्ट गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्र भी थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित्र की रचयिता संध्याकर नंदिनी भी था। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया था? याद रखिएगा, जोन राज और श्रीवर के द्वारा। सबसे ज़्यादा तो यही पूछता है, राजतरंगिनी के लेखक कल्हन को माना जाता है, जो कि आगे बढ़ाया था ये दोनों। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंचतंत्र के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित पुस्तक 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद हुआ है, जिसमें फारसी में अनवर ए सोहेली के नाम से किया गया था। फारसी भाषा में अनवर ए सोहेली के नाम से पंचतंत्र के बारे में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भारतीय और विदेशी भाषा के रूप में इसका किया गया है। अनवर ए सोहेली के नाम से फारसी भाषा में किया गया है। आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि चरक संहिता चिकित्सा का क्षेत्र में, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज रासो के रचक चंद्रवरदाई। 10 कुमार चरित्रम के लेखक दंडी। इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखते हैं, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। गीत गोविंद जयदेव किसके दरबार को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन के। मिलहंत पनो किस भाषा के ग्रंथ है? प्राली ग्रंथ की। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिता के रचयिता हर्षवर्धन। शिल्पादिकारम के लेखक इंग्लो था। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के लेखक ज्यानक को माना जाता है। विश्व कोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? विरत संहिता को। इंपॉर्टेंट है। लास्ट फैक्ट देख लीजिए, सोंदानंद किसकी रचयिता है? अश्वघोष की। मनुस्मृति मुक्तक किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। भारत की प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। मिलहंत पलोन्दरा नामक राजा मिलहंत की चर्चा और अन्य कौन भिक्षु के संवाद में किया गया? नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हन के राजतरंगिनी से। गाथा सप्ती नामक के लेखक हाल। आगे देखिए, बीज गणित क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भास्कराचार्य। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाकार। इंपॉर्टेंट है। कालिदास का देख लेते हैं सबसे पहले। कालिदास कौन कौन किताब लिखे थे? कालिदास के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संग्रहारम, कुमार संभवन, रघुवंशवन और विक्रम वर्षयम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कालिदास का, जो कि मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संग्रहारम, कुमार संभवन, रघुवंशम और विक्रम वर्षय लिखा है कालिदास के द्वारा। आगे देखते हैं, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा। 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन दंडी के द्वारा। नया अवतार सिद्धसेन के द्वारा। स्वप्नवश दत्ता और चारु दत्तम भास के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। चरक संहिता चरक के द्वारा। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा। याद रखिएगा, आर्यभट्ट यहाँ भी है। विशुद्धिमग बुद्ध घोष के द्वारा। योगाचार्य असंगक के द्वारा। उरम्भ भास के द्वारा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारवी कीर्तानुजम लिखा है भारवी के द्वारा।
भारवी के द्वारा, अमरकोश अमर सिंह के द्वारा, रावण वध वत्स भट्टी के द्वारा, इसी तरह वृत्त संहिता और पंच सिद्धांत का वरामिहिर के द्वारा, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा और मृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य के लेखक पंतजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। हो गया। तो आज एंशियंट हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे हैं। ये पूरा पॉइंट नहीं था साथियों, जो इम्पोर्टेंट हमको लगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है वो अपने तरफ से दिए हैं। आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ होगा तो इसको 1.2 के स्पीड से देख लीजिएगा। इसी तरह आगे वाले वीडियो हम लोग मध्यकालीन भारत का देखेंगे। अगर आप लोगों को अगर चाहते हैं मध्यकालीन भारत बनाए हम, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत के एक वीडियो, इसी तरह आधुनिक भारत और हो सकता है तो पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।